सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है राधा कृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षण क्रम में। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया। मैं डॉक्टर अभिशेखर शर्मा। देखिए, इस कक्षा से पूर्व कक्षा में हमने मनोविज्ञान के अर्थ को जाना और मनोविज्ञान ने किस तरह विभिन्न स्वरूपों में स्वयं को परिवर्तित करते हुए अंततः विकास और व्यवहार के अध्ययन को या व्यवहार के विज्ञान को पारिभाषिक रूप में स्वीकार किया। इसके बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके थे। हमने मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी थी, जिससे यह ज्ञात होता है कि मनोविज्ञान किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आइए उसी शिक्षण क्रम को अनवरत रखते हुए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो चले क्लास में। मनोविज्ञान का इतिहास एवं विकास, ये हमारा टॉपिक था जिसको हम प्रारंभ कर चुके थे और इसमें हम यहाँ तक हिलगार्ड तक परिभाषाएं पढ़ चुके थे। तो उपयुक्त परिभाषाओं, मनोविज्ञान की परिभाषाओं का यदि हम अध्ययन और विश्लेषण करें तो मनोविज्ञान की निम्नलिखित परिभाषाएं पाते हैं। अर्थात उपयुक्त जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, जो मनोविज्ञान के परिवर्तित रूप देखे, उन परिवर्तित रूपों के बाद जो विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पर आइए हम जानें कि मनोविज्ञान कैसा अध्ययन है। तो देखिए, मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान भी कहते हैं। विधायक विज्ञान से क्या तात्पर्य है? जब हम किसी चीज़ की निश्चितता तय करते हैं, किसी चीज़ की प्रामाणिकता तय करते हैं, तो उस प्रामाणिकता को विधायक सिद्धांत से, विधायक विज्ञान से परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विज्ञान के दो भेद होते हैं, विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान। तो देखिए, विधायक विज्ञान तथ्यों के आधार पर वास्तविकता क्या है का अध्ययन करता है। अर्थात जो तथ्य उपस्थित होते हैं, जो व्यवहार उपस्थित होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर, व्यवहार के आधार पर क्या वास्तविकता है, क्या वास्तव में व्यवहार के आधार पर व्यक्ति को जाना जाता है। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें और विज्ञान की विषय वस्तु से देखें, तो विज्ञान की वस्तुओं से या रसायन या प्राणी मात्र विज्ञान से जो तथ्य हमें उपलब्ध होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर कितनी उनमें वास्तविकता है, क्या उनके अस्तित्व की वास्तविकता है, इस प्रकार जो ज्ञान किया जाता है वह विधायक विज्ञान कहलाता है। जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि विषय करते हैं, जिनमें जिस विषय का, जिस हम रसायन की बात करते हैं, उस रसायन की प्रकृति वैसा व्यवहार प्रकट करती है, तो हम उस व्यवहार को उस रसायन के विषय में निश्चित करते हैं कि इस रसायन के साथ ऐसा व्यवहार प्रकट होता है। तो नियामक विज्ञान में मूल्यात्मक अध्ययन किया जाता है। नियामक विज्ञान से क्या तात्पर्य हुआ? जहाँ मूल्यात्मक अध्ययन किया जाता है उसे नियामक विज्ञान कहते हैं। और समय, परिस्थिति, अवस्थाओं का प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है। उस नियामक विज्ञान में या कहें मूल्यात्मक अध्ययन में जो समय है, परिस्थिति है, अवस्था है, उन सभी का प्रभाव हमें अध्ययन पर देखने को मिलता है। और क्या होना चाहिए, इस विषय का अध्ययन नियामक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के किस स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस प्रकार का अध्ययन की बात की जाए तो उसे नियामक विज्ञान कहते हैं। अतः नियामक विज्ञान के निष्कर्ष सदैव सत्य एवं वैध नहीं होते, क्योंकि देखिए, यह अवधारणा है क्या होना चाहिए, ऐसा हो यह संभव नहीं है, ऐसा ही संभव नहीं है, हो सकता है ऐसा हो भी और न भी हो। तो इस आधार पर इसे नियामक विज्ञान को सदैव सत्य एवं वैध नहीं मानते हैं, जबकि विधायक विज्ञान के निष्कर्ष सत्य एवं वैध होते हैं। क्योंकि विधायक विज्ञान के जो निष्कर्ष हैं वह उस प्रकार तथ्यों की वास्तविकता पर निर्भर होते हैं। अर्थात रसायन की हम बात करते हैं तो उस रसायन से जैसा व्यवहार प्रकट होना चाहिए, जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, वैसा स्वरूप अगर होता है
तब हम उसे विधायक विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार उसकी सत्यता और वैधता ज़्यादा मानी जाती है। तो विधायक विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान को जाना जाता है। अब हम बात करें व्यवहार के विज्ञान की, तो व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान को कहते हैं। तो व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत कि मानव के व्यवहार से तात्पर्य है उसकी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों की अभिव्यक्ति। देखिए, यहाँ व्यवहार शब्द हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि मानव के कार्य, प्रतिक्रियाओं, क्रियाओं इत्यादि का पर्यावरण में जो संबंध स्थापित है या जो व्यवहार है, उस प्रतिक्रिया को व्यवहार कहते हैं। और यहाँ भी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों की जिस अभिव्यक्ति की बात की गई है, तो आंतरिक अभिव्यक्ति से मानसिक क्षमताओं की बात है, और बाह्य शक्तियों की बात करें तो बाह्य शक्तियों की अभिव्यक्ति से क्रियाओं के प्रति जो प्रतिक्रियाएं प्रकट करता है मानव, उन अभिव्यक्ति की बात है। तो मानसिक क्षमताओं तथा बाह्य प्रतिक्रियाओं को, क्रियाओं की अभिव्यक्ति को हम व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि मानव के व्यवहार जो है वह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों की अभिव्यक्ति को कहते हैं। इन आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों की अभिव्यक्ति में मनुष्य की गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक क्रियाएं भी सम्मिलित रहती है। अर्थात जैसे हमने पूर्व में आंतरिक और बाह्य शक्तियों की अभिव्यक्ति की बात की, तो उस अभिव्यक्ति के रूप में मनुष्य की जो गत्यात्मक प्रवृत्तियां हैं, इधर यहाँ से वहाँ जाना, बात करना, व्यवहार करना, तो गत्यात्मक क्रियाओं से संबंधित जो व्यवहार है तथा ज्ञानात्मक क्रियाओं से संबंधित जो व्यवहार है अथवा भावात्मक जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को अभिव्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है। अर्थात बाह्य अभिव्यक्ति और आंतरिक अभिव्यक्ति इसके पारिभाषिक रूप में स्वीकार किया गया है। अतः मनुष्य के द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया ही उसका व्यवहार कहलाती है। अर्थात व्यवहार के अध्ययन के रूप में हमने जाना कि मनुष्य जो क्रियाएं करता है तथा समक्ष की गई क्रियाओं के प्रति जैसा व्यवहार, जैसी प्रतिक्रिया प्रकट करता है, उन प्रतिक्रिया और क्रिया के संबंध को, व्यवहार को ही व्यवहार कहा जाता है। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का भी अध्ययन है, या ऐसा कहें कि ये सभी विशेषताएं मनोविज्ञान को, व्यवहार के विज्ञान को परिभाषित करती है। आगे देखिए, हम बात करते हैं तृतीय विशेषता की, प्राणियों का अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी मात्र का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान में उच्च श्रेणी के पशुओं के द्वारा किए गए व्यवहारों के साथ साथ छोटे बच्चों से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जब प्राणी की बात की गई है तो प्राणी में भी उच्च श्रेणी के पशुओं का उदाहरण दिया गया है। अर्थात ऐसे पशु जो कि व्यवहार के निर्देशों को समझते हैं या क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, तो उन पशुओं को उच्च श्रेणी के पशुओं में स्वीकार किया गया है। जिस तरह मनोविज्ञान में कबूतरों को लिया गया है, चिंपांजी को लिया गया है, कुत्ते को लिया गया है। तो इस प्रकार जो प्रतिक्रिया प्रकट करता है, उन पशुओं को भी मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा व्यवहार के साथ, उन पशुओं के व्यवहार के साथ साथ छोटे बच्चों से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य का जो व्यवहार है, उस सभी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है, या मनोविज्ञान के अंतर्गत उस सभी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब जिस प्रकार बालक बढ़ता है, बालक की ज्ञानात्मक क्रियाएं कैसी है, व्यवहार कैसा है, भावनात्मक क्रियाएं कैसी है, तो इन सभी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। या यह मनोविज्ञान की विशेषता है कि वह उन बालकों के साथ साथ प्राणी मात्र के विशिष्ट व्यवहार का भी अध्ययन करता है। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और मृत्यु पर्यंत अवस्था तक, अर्थात प्रौढ़ावस्था के बाद की अवस्था जो वृद्धावस्था है, उस वृद्धावस्था तक मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसमें रोगियों, अपराधियों, सन्यासियों और विक्षिप्त आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनोचिकित्सा मनोविज्ञान भी इसका अंग है, और
चिकित्सा मनोविज्ञान भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अपराधियों का भी जो विश्लेषण है, उसके बारे में व्यवहार का जो अध्ययन है, वह भी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राणियों के अध्ययन के अंतर्गत जो विशिष्ट प्राणी हैं, जो किन्हीं विशिष्टताओं से, चाहे वो सकारात्मक विशिष्टताएं हों चाहे नकारात्मक विशिष्टताएं हों, उन सभी से संबंधित जो व्यवहार है, उस व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे रोगियों की बात करें तो रोगी होने के पीछे कारण क्या था, किन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति ने वो कदम उठाए, या कैसी परिस्थिति में व्यक्ति के साथ वो व्यवहार हुआ जिससे वह रोग ग्रसित हुआ। अपराधियों की बात करें तो किन कारणों से व्यक्ति अपराधी बना, क्या उसके मानसिक विक्षिप्तता थी, मानसिक कोई कारण थे, या किसी द्वेषता के कारण, या किसी पूर्व व्यवहार के प्रति उसने प्रतिक्रिया के रूप में अपराध को स्वीकार किया। सन्यासी बनने के पीछे क्या मानसिकताएं रही है, कैसा उसका जीवन को देखने का दृष्टिकोण था, और विक्षिप्त अवस्थाओं इत्यादि सभी अवस्थाओं के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। या हम कहें जिसे हमने व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया है, तो इन सब विशिष्ट व्यवहारों को भी मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसलिए आज विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं कार्य कर रही है। अर्थात इसी दृष्टि से हम देखते हैं तो मनोविज्ञान के अंतर्गत कई जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं वह कार्यरत है। आगे चले, हम प्राणियों के अध्ययन के बाद आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की उन शाखाओं की, उन क्षेत्र की जो कि मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न पत्र है बाल्यावस्था में विकास की प्रक्रिया, परंतु जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वह विकास वास्तविक रूप में मनोविज्ञान से ही स्पष्ट होता है। तो जब तक हम मनोविज्ञान को नहीं जानेंगे, मनोविज्ञान की अवधारणा को नहीं समझेंगे, उसके क्षेत्र को नहीं जानेंगे, तब तक हमें बालक या प्राणी मात्र के संबंध में, व्यवहार में अध्ययन करने में सरलता प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार मनोविज्ञान की शाखाओं और क्षेत्रों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप सब देख पा रहे होंगे कि मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यहाँ विस्तृत शब्द क्यों लगाया गया है, क्योंकि यह एक व्यापक स्वरूप में स्वयं को स्पष्ट करता है। मनोविज्ञान सामान्य, असामान्य, बालक, वृद्ध, युवा तथा पशु सभी का अध्ययन करता है और उनकी एक दूसरे से तुलना भी करता है। क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसके अध्ययन में जानवर तथा व्यक्ति सभी आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब व्यवहार के अध्ययन की बात की गई है, तो जो भी प्राणी किसी व्यवहार को प्रकट करता है या किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है, तो उस व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसीलिए अब उसमें असामान्य व्यक्ति भी, अगर एक विक्षिप्त व्यक्ति की बात करें तो वह भी उसके प्रति किए गए आपके व्यवहार को प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट करके आपके समक्ष उपस्थित या प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। उसी प्रकार बालक भी, वृद्ध भी, युवा तथा पशु सभी एक दूसरे की क्रियाओं के प्रति अभिव्यक्त करते हैं अपने व्यवहार को, और स्वयं एक दूसरे से तुलना भी करता है मनोविज्ञान। क्योंकि कई परिस्थितियों में किस आधार पर आप किसी को विक्षिप्त कहेंगे और कैसे व्यवहार को आप आदर्श व्यवहार कहेंगे, इसका ज्ञान जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते तब तक हम उस व्यवहार के अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाते या उसे परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो इस अध्ययन की वजह से, इस विशिष्टता की वजह से इसमें जानवर तथा व्यक्ति सभी को शामिल किया गया। अर्थात प्राणी मात्र के लिए जब मनोविज्ञान कहा गया है तो उसमें पशुओं के अध्ययन को भी स्वीकार किया गया है और मानव जनित मनोविज्ञान को भी स्वीकार किया गया है। आगे देखिए, मानवीय जीवन जटिल है, इसमें बहुत सी परिस्थितियां हो सकती है। इन परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है और उस व्यवहार की विभिन्नता के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं।
क्योंकि जब अलग अलग परिस्थितियां व्यक्ति के सामने स्पष्ट होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार जब व्यक्ति अलग अलग व्यवहार प्रकट करता है तो वही व्यवहार मनोविज्ञान को भी स्पष्ट करता है। अतः मनोविज्ञान का क्षेत्र मानव जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार है। अर्थात मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? अगर हम मनोविज्ञान के एक पक्षीय क्षेत्र की बात करें तो मानव जीवन की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में मनुष्य की जिस प्रकार अभिव्यक्ति होती है, जिस प्रकार मनुष्य का व्यवहार प्रकट होता है, वह सभी आदर्श व्यवहार, सभी परिस्थितियों पूर्ण जन्य व्यवहार क्या कहलाता है? मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित क्षेत्र कहलाता है या मनोविज्ञान के शाखाओं में शामिल होता है। तो लगभग 125 वर्ष पहले मनोविज्ञान ने वैज्ञानिक क्षेत्र में कदम रखा जिसमें कि चेतना की रचना का अध्ययन किया जाता था। हमने पूर्व में पढ़ा कि मनोविज्ञान को आत्मा, मन, चेतना इत्यादि का स्वरूप स्वीकार किया, तो उसी चेतना की रचना के अध्ययन को भी पहले मनोविज्ञान कहा जाता था। बाद में चेतना की प्रक्रियाओं को भी इसमें स्थान दिया जाने लगा। अर्थात जब चेतना की रचनात्मक अध्ययन किया जाने लगा तो उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत स्थान बनाने लगा तथा मनोविज्ञान की अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयत्न किया गया। अर्थात उस मनोविज्ञान को चेतना की प्रक्रियाओं के रूप में व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा। अर्थात जब चेतन व्यक्ति किसी की प्रतिक्रिया प्रकट करने लगा, किसी क्रिया के प्रति अपना व्यवहार प्रकट करने लगा, स्वयं की अभिव्यक्ति को प्रकट करने लगा, तो उस अभिव्यक्ति को व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया गया, कोशिश की गई और उसी को मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया। इसलिए मनोविज्ञान में मानसिक परीक्षणों का जन्म हुआ। अर्थात जब व्यक्ति व्यवहार प्रकट करने लगा, अभिव्यक्ति स्पष्ट करने लगा, तो उन अभिव्यक्ति को जानने के लिए, अभिव्यक्ति के स्तर को निश्चित करने के लिए मानसिक परीक्षणों का जन्म हुआ। अर्थात मानसिक परीक्षणों का निर्धारण किया गया कि जिससे यह उस व्यवहार के जो आधार हैं उस आधार को परीक्षित किया जा सके, परीक्षीकृत करके यह जाना जा सके कि किस स्तर तक बालक का व्यवहार आदर्श था और किस स्तर तक सकारात्मक व नकारात्मक होना चाहिए था। तो उसके बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न जटिल समस्याओं को स्थान दिया जाने लगा। अर्थात जब मानसिक परीक्षणों का जन्म हुआ तो मानसिक परीक्षणों के आधार पर जब व्यक्ति के विकास को जाना जाने लगा तो विभिन्न जटिल समस्याओं को भी मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत स्थान दिया जाने लगा, क्योंकि अब जटिल समस्याओं के क्षेत्रों को भी मानसिक परीक्षणों के द्वारा सरलीकृत किया जाने लगा या मानसिक परीक्षण के द्वारा उनका समाधान ढूंढा जाने लगा, उन समस्याओं को भी हल किया जाने लगा। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उसे निम्नलिखित भागों या शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो आइए हम मनोविज्ञान के क्षेत्रों को जानने के लिए उन शाखाओं का अध्ययन करते हैं जिन शाखाओं में, भागों में मनोविज्ञान के क्षेत्रों को बांटा गया है। तो जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, सर्वप्रथम शाखा है सामान्य मनोविज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत जहाँ एक सिर्फ व्यवहार को स्पष्ट किया गया है उसे हम सामान्य मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो उस सामान्य मनोविज्ञान में क्या विशेषता है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा में समस्त साधारण परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब नाम ही सामान्य मनोविज्ञान है तो मनुष्य की जो साधारण परिस्थितियां होती है उन साधारण परिस्थितियों में उसके सामान्य व्यवहार को जाना जाता है, उसके सामान्य व्यवहार को पढ़ा जाता है। अर्थात सामान्य मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या हुआ कि जो व्यक्ति की सामान्य स्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियां हैं, जो दैनिक जीवन की परिस्थितियों में व्यक्ति सामान्य व्यवहार प्रकट करता है, उस सामान्य व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान के जो भाग है सामान्य मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अर्थात शाखा या क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के हम जो सामान्य व्यवहार करते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति जैसा व्यवहार प्रकट करते हैं, या एक स्वस्थ व्यक्ति
दैनिक जीवन में जिस प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है, उन सामान्यताओं से भरे अभिव्यक्ति को जांचने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें सामान्य मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, या उसे सामान्य मनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत जाना जाता है, जो कि मनोविज्ञान के व्यापक स्वरूप की एक शाखा के रूप में विकसित है। तो आज हम शाखाओं क्षेत्रों में प्रथम शाखा के बारे में पढ़ते हैं। बाकी शाखाओं के बारे में जानेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।